दोस्तों, बात अगर मानव सभ्यता के विकास की जाए तो मनुष्य लाखों करोड़ों वर्षों में तमाम सारे उतार चढ़ावों का साक्षी रहा है। जानवर से प्रकृति की सबसे खूबसूरत कृति बनने तक वह ढेर सारे अच्छे बुरे अनुभवों का स्वाद चख चुका है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उन अनुभवों को अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें वह आने वाली पीढ़ियों को विरासत के रूप में सौंपते भी गए। शुरुआत में यह ज्ञान मौखिक रूप से हस्तांतरित किया जाता रहा, लेकिन धीरे धीरे भोजपत्रों, ताड़पत्रों आदि का उपयोग भी होने लगा। भित्ति चित्रों, शिलालेखों, स्तंभ लेखों के माध्यम से हमारे पूर्वज अपनी जिंदगी का सार हमें सौंपते रहे। वनों में खानाबदोश जीवन से सामाजिक एवं शहरी जीवन अपनाने तक मनुष्य ने भांति भांति के प्रयोग किए एवं सर्वाधिक उपयुक्त शैली को भी अपनाया। उसने बड़े बड़े पहाड़ों को पिघलाकर पानी बना दिया, आंधियों से लोहा लिया, आग की लपटों से आंख मिलाकर कहा, आई एम द बेस्ट, मैं ही सबसे अच्छा हूं। लेकिन संघर्ष की यह दास्तान यहीं खत्म नहीं होती है। आज की तरह उस समय भी मानव की मूलभूत आवश्यकता थी रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े की पूर्ति तो आखिर से हो जाती थी, लेकिन आवास की समस्या सबसे गंभीर थी, क्योंकि मनुष्य को जंगली जानवरों से सुरक्षा की सर्वाधिक जरूरत होती थी। अतः निवारण के लिए उसने झुंड में रहना शुरू किया, जहां वो गुफाओं में रहता था, और साथ ही दीवारों पर अपनी कलात्मकता को प्रदर्शित करने का मौका भी मिला मानव समाज को। धीरे धीरे उसने आवास बनाने सीख लिए और फिर ऐसी इमारतें भी बनाई जो आज भी ज्यों की त्यों खड़ी हैं, आकाश को चूमती हुई। उसके संघर्षों की गाथा गाती हुई खड़ी ऐसी इमारतें नायाब हैं। बिना मशीनों के हमारे पूर्वजों ने ऐसे दुर्लभ निर्माण कर दिए जो आज भी असंभव से प्रतीत होते हैं। मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात मनुष्य अध्यात्म की ओर मुड़ने लगा। अनेक दर्शन लिखे गए, वेद वेदांत आदि की रचना, पारलौकिक जगत में मोक्ष की कामना को ध्यान में रखते हुए लिखे गए। धरती पर अनेक दार्शनिकों, चिंतकों, संतों एवं महापुरुषों का जन्म हुआ। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व जो स्वयं में एक सत्ता थे, जिन्होंने व्यक्ति के विचारों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला। उन्हीं में से एक थे महात्मा बुद्ध, द लाइट ऑफ एशिया। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने एशिया में एक वैचारिक क्रांति ला दी। बुद्ध ने आडंबरों, दुष्कृत्यों आदि का विरोध किया और मध्यम मार्ग अपनाने का समर्थन। परिणामतः एक बौद्धिक वर्ग का उदय हुआ जो सभी बुद्ध के अनुयायी बने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थियों का विभाजन करके कई जगह स्तूप बनाए गए, और उन्हीं सभी स्तूपों में से एक स्तूप है सांची का स्तूप, जहां आज हम खड़े हैं। अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। सम्राट अशोक के राज्यकाल के दौरान पूरे भारत में लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनाए गए थे। इनमें से 8 में उनकी मेधी में बुद्ध के अवशेष थे, जबकि 9वें में वह बर्तन था जिसमें कि मूल रूप से उनके अवशेषों को रखा गया था। सांची का स्तूप पूजार्थक स्तूपों की श्रेणी में आता है। यह वर्तमान में अस्तित्व में सबसे पुराना
बौद्ध अभयारण्य है जो 12वीं शताब्दी तक भारत में एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। इसके स्तंभों, प्रासादों, मंदिरों और मठों का निर्माण अलग अलग राज्यों द्वारा अधिकांश पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया है। 12वीं शताब्दी के बाद इस खूबसूरत कॉम्प्लेक्स ने भी समय की मार झेली है और फिर यह पर्वतीय तीर्थस्थल लगभग 650 वर्ष तक मानस पटल और देश की मुख्य धारा से कटकर रायसेन की इन्हीं पहाड़ियों के घने जंगलों में विलुप्त हो गया। तो रायसेन जनपद के सांची नामक नगर में हमारे साथ खड़े हैं यहाँ के टूरिस्ट गाइड, जो कि अथॉराइज्ड गाइड हैं, यहाँ के सरकारी गाइड हैं, और ये बताएंगे हमें यहाँ के इतिहास के बारे में। कितनी पुरानी है ये स्तूप, क्या इनका इतिहास है? सिंह भदौरिया है। नमस्ते जी, मैं MP सिंह चौहान हूँ, आप सिंह भदौरिया जी हैं। मेरी ननिहाल है भदौरियों में सर। अच्छा जी, अच्छी है सर जी। मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा जी। हमारा चैनल लखनऊ अदन फंद। अच्छा जी। और लखनऊ के अलावा हम उत्तर प्रदेश, भारत और अगर आवश्यकता पड़ी तो देश और दुनिया के बारे में बताएंगे, लोगों को दिखाएंगे कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसे न्यूज़, कुछ ऐसे व्यूज़ जो होते हैं दुर्लभ। बिल्कुल सत्य। तो ये स्तूप कैसे दुर्लभ है, मेरे ऑडियंस को आप बताइए प्लीज़। ये सांची जो स्तूपा है दुर्लभ इसलिए हैं जी, क्योंकि जब बौद्धिज्म को अपनाया था सम्राट अशोक ने ईसा से 300 वर्ष पूर्व, 2300 वर्ष पहले, कलिंग युद्ध के बाद, तो अशोका को ने पहला स्तूप जो बनाया था वो सांची में बनाया, क्योंकि बुद्ध के समाप्त होने के बाद उनकी जो अस्थियों को बंटवारा किया गया 8 भागों में। ये बात है हमारी ईसा से 500 साल पूर्व की। तो उनका अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था और 8 स्तूप बनाए गए थे, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, और 8 स्तूप बुद्ध की अस्थियों को बंद किया। बुद्ध के 200 वर्ष के बाद, इस आज से 2300 साल पहले कलिंग युद्ध हुआ था उड़ीसा के अंदर, और कलिंग के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। सर्वप्रथम अशोका ने उन 8 स्तूपों की बात, जितनी अस्थियाँ थी, बुद्ध की मिट्टी था, जो मटेरियल मिला सबको बाहर निकाला अशोक ने, उनको अशोक ने फिर बांटा था, डिवाइडेड किया था 84,084,000। और 84,000 क्यों? क्योंकि बुद्ध के उपदेश 84,084,000 हैं। फिर 84,000 स्तूप का निर्माण अशोक जी ने कराए थे पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर, जैसे भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, कोरिया, थाई, श्रीलंका। और प्रत्येक स्तूप बुद्ध की अस्थियों को, मिट्टी को डालकर उसको बंद किया था धर्म प्रचार के लिए। जैसे हमारे भारत में बोधगया, सारनाथ, राजगीर, वैशाली, अमरावती आंध्र प्रदेश, अमरावती, न कि महाराष्ट्र वाला। परंतु 84,000 में भी पहला स्तूप अशोक ने सांची बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अशोक की जो ससुराल थी, अशोक की जो पहली पत्नी थी, जिसका नाम था विदुषी देवी, और विदुषी से हुआ डिस्ट्रिक्ट विदिशा, जिला विदिशा, जो केवल सांची से 5 किलोमीटर के ही मध्य प्रदेश का ही जनपद है। मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट जिला है। सांची तो शायद रायसेन में आता है मेरे ख्याल से। सांची आता है रायसेन जिले में, विदिशा यहाँ से केवल 1 किलोमीटर से ही विदिशा लग जाता है। ओहो, यानी सीमा पे हैं हम लोग, सीमा पे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अशोक की ससुराल विदिशा थी, जिसका नाम था विदुषी देवी, और विदुषी से हो गए डिस्ट्रिक्ट विदिशा। उनका बेटे और बेटी महेंद्र संघमित्रा सांची से गए थे श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए। संघमित्रा बौद्ध धर्म की शाखा लगी, ब्रांच ले गई थी बोध गया से, जो श्रीलंका अनुराधापुरम में उसको प्लांट किया। इसलिए अशोक ने पहला स्तूप सांची बनाया। और आज जो हम देखते हैं, ये शांति का संदेश पूरे विश्व में जो फैलाया बुद्धिज्म का अशोक, अहिंसा शांति का, वो अशोक ने सांची से ही उसकी शुरुआत की, स्टार्टिंग की थी, जो आज हम देखते हैं वर्ल्ड के अंदर जो फैला हुआ है शांति का संदेश। तो अशोक जी ने जो स्तूप का निर्माण किया था ईसा से 300 वर्ष पहले, वो ओरिजिनल स्तूप था ईंट का बना हुआ, टेराकोटा ब्रिक का। जो हम अभी प्रेजेंट में जो स्तूप देख रहे हैं वो इसके अंदर है, वो जो हमको बाहर से आउटसाइड से दिखाई नहीं देता। क्यों जी? क्योंकि अशोक के 100 ईयर्स बाद एक और डायनेस्टी चेंज हुआ। ईसा से 200 वर्ष पहले 200 BC में सुंग पीरियड आ गया, और सुंगा पीरियड में जो किंग रहे, राजा रहे अग्निमित्र सुंग, उन्होंने इसको ईंट के ऊपर से, इसको पत्थर से, स्टोन से इसको कवर्ट कराया और इसकी रेलिंग बाउंड्री बनाई। और अशोक के 200 साल बाद एक और डायनेस्टी चेंज हो गया। 100 BC ईसा से 100 साल पहले, आज से 2100 साल पहले 4 गेटों का निर्माण किया, जिनको तोरण गेट कहते हैं। तोरण मतलब होता है स्वागत दरवाजे। ये सातवाहन पीरियड के हैं। और सातवाहन पीरियड में जो किंग थे, रूलर थे, अग्नि गौतमीपुत्र सत्यकर्णी, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले, 4 गेटों का निर्माण किया। जिन गेटों पे, जिन दरवाजों पे पूरे बुद्ध के जीवन की, चरित्र की, जातक कथाएं, जता का स्टोरियों को उल्लेखित किया गया है।
सुना मित्रों आपने ये स्तूप कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते होंगे सर। यहाँ हमारा लगभग देखा जाए तो दुनिया के लगभग 90% देश के टूरिस्ट हमारे सांची भ्रमण पे आते हैं, जिसमें बहुत गए, जिसमें हमारा जापान है, कोरिया है, चाइना है, थाई है, कंबोडिया है, फ्रेंच है, जर्मन है, ब्रिटिशर है, काफ़ी जगह से। श्रीलंका टूरिस्ट है यहाँ पर। श्रीलंका, जर्मन और थाई, जगह जगह से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और आकर के यहाँ दर्शन करते हैं उन बुद्ध के स्तूपों की जिनका निर्माण कराया था महाराज अशोक ने। सुना आपने मित्रों लखनऊ अदन फन पर किस तरीके से हमारे गाइड भदौरिया साहब ने विस्तार से बताया। मित्रों कहते हैं भारत की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति वाकई प्राचीन है और कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश, जब पूरी दुनिया, पूरा विश्व लगा था युद्ध करने के लिए, जब वो लोगों को युद्ध दे रहा था, तब भारत बुद्ध दे रहा था। तो हम शांति के, अहिंसा के शुरू से ही प्रबल समर्थक रहे हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं ये सांची के स्तूप जो अपने आप में दुर्लभ और अविस्मरणीय हैं, ऐतिहासिक हैं, जो कि दर्ज हैं यहाँ की यूपी मध्य प्रदेश के टूरिज़्म में। और भदौरिया साहब ने कितना कुछ बताया इस टूरिस्ट प्लेस के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर भी कुछ जो है वो देखे नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ओरिजिनल स्तूप हैं वो इसके अंदर बनाए गए थे, जैसा कि भदौरिया साहब ने बताया। मुख्य स्तंभ है ना सर सामने? हाँ, ये मुख्य है ना। चलिए मैं दिखाता हूँ अपने टूरिस्ट, अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को। थैंक यू भदौरिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निगाहें काबिले पर पड़ ही जाती हैं ज़माने की, कहीं छुपता है सूरज भी किसी कोहरे के लिए। वर्ष 1818 में एक अंग्रेज अफसर जनरल हेनरी टेलर ने खोज लिया पत्थरों से बने इस खूबसूरत कॉम्प्लेक्स को, जो कि बहुत बिखरी हुई स्थिति में मिला। शांति के प्रतीक इन स्तूपों के जीर्णोद्धार को पुनः उसी शक्ल में लाना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन 1912 से 1919 के बीच सर जॉन मार्शल ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। बहरहाल 1989 में यूनेस्को ने इस खूबसूरत धरोहर को विश्व की धरोहर में एक धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। सांची स्तूप खास इसलिए भी है क्योंकि इसे इस देश की सबसे पुरानी शैल संरचना माना जाता है। इस संरचना को महान स्तूप या स्तूप संख्या 1 कहा जाता है। स्तूप के चारों दिशाओं में बने तोरण द्वार बहुत ही सुंदर और ऊंचे हैं, जिन पर बनी खूबसूरत कलाकृतियां भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा सहित अलग अलग धार्मिक और दार्शनिक जीवन यात्रा का समूचा पैनोरामा प्रस्तुत करती हैं। सांची में मिले अभिलेखों के अनुसार सांची स्तूप को ककनाद बोट कहा गया है, जिसका अर्थ होता है साहस, प्रेम, विश्वास और शांति। अशोक की पत्नी महारानी देवी, जो कि विदिशा नगर की एक व्यापारी की पुत्री थी, ऐसा अनुमान है कि उन्हीं के कहने पर सम्राट अशोक ने बौद्ध स्मारक के रूप में यह सुंदर कॉम्प्लेक्स बनवाया था, जिसमें कि विदिशा के व्यापारी वर्ग से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त किया गया होगा। इन्हीं स्तूपों के निकट खंडहर में तब्दील हो चुके छात्रावास से अनुमान लगाया जाता है कि यह वही स्थल है जहां असंख्य बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली होगी। यहाँ की खंडहर नुमा इमारतें इस बात को बतलाती हैं कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व के अलावा व्यापारिक महत्व वाला भी रहा होगा। सांची के इस स्तूप कॉम्प्लेक्स के निर्माण में ग्रीको बौद्ध शैली का प्रयोग किया गया है। उल्टे कटोरे के आकार के बने गुंबदों के ऊपर कच्ची ईंटों के निर्माण के साथ ही इसे प्लास्टर की मोटी परत से ढका गया है। सबसे ऊपर की परत में पत्थरों की कारीगरी को आज भी देखा जा सकता है। अशोक के द्वारा बने स्तंभों में चुनार के बलुआ पत्थरों के प्रयोग की बात पता चलती है। स्तूप की संरचना में चारों दिशाओं पर खड़े तोरण द्वारों से प्रवेश की व्यवस्था तो है, किंतु
प्रदक्षिणा पथ पर पहुंचने के लिए सीढ़ीनुमा रास्ता सिर्फ दक्षिण द्वार से ही होकर जाता है। प्रदक्षिणा पथ को परिक्रमा पथ भी कह सकते हैं, जिस पर चलकर श्रद्धालु स्मारक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। स्तूप के चारों ओर मुख्य संरचना को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पत्थरों की शिलाओं को एकदम सीधा इतने करीने से काटा गया है जैसे कि वह पत्थर के नहीं लकड़ी के हों। यदि आपके पास 200 रुपए की नोट है तो प्लीज निकाल कर देखिए, यूनेस्को की इस धरोहर में एक ऐसा चित्र है जो एकदम हूबहू 200 रुपए के नोट के ऊपर छापा गया है। इस ऐतिहासिक धरोहर सांची को देखने के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 35 किलोमीटर दूर जनपद रायसेन तक आपको बस ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप आ सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो सांची का स्तूप है ये लगभग 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। अतः यहाँ अंदर जाने के लिए टिकट्स आपको नीचे ही मिलते हैं जब आप नीचे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि टिकट आप नीचे ले लीजिएगा ताकि आपको ऊपर से फिर दोबारा वापस नहीं आना पड़े। और तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो जुड़ी हैं सांची स्तूप से, जिन्हें कि एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस प्राप्त होते रहें। बने रहिए लखनऊ दनपन पर हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।